सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज अपन सभी लाइव आने वाले थे, पर आप सभी को भी पता है कि क्या सिचुएशंस हो गई। एंड आज लैग होने के कारण नहीं आ पाए, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स थी। बट यही चीज़ एक सिखाती है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, सिचुएशंस आ रही है, तो उनसे हारना नहीं होता, उनसे लड़ना होता है। मेरा भी दिल दुखा कि यार नहीं यार, अब क्या करूं मैं। बट फिर भी भैया बच्चों ने बोला भैया रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं आप सभी की, इतनी आग, इतनी पढ़ने के लिए आग देख के है ना, मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं आज आप सभी की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टर क्लास, जिसके अंदर हम सारी की सारी हिंदी को एक साथ पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर। इसके अंदर आप सभी को सारी चीज़ें एकदम क्लियर मिलने वाली है। पहले बात तो ये, जितने भी नोट्स मेरे सभी स्टूडेंट्स ने, नहीं छोटे भाई और छोटी बहनों ने भेजे हैं, उन सभी को मेरा दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी के कारण ही मैं इतना स्ट्रांग बन पा रहा हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं रिवीजन के टॉपिक्स के बारे में कि भैया इस वीडियो में क्या है, अंदर क्या क्या टॉपिक्स आप बताने वाले हो, क्या क्या पढ़ाने वाले हो। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अलंकार, पारिभाषिक शब्द, फीचर लेखन, आलेख लेखन, पत्र, अधिसूचना, निबंध, सप्रसंग व्याख्या, कवि परिचय, प्रारूप, क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। बहुत से कुछ से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा कुछ। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर आप सभी को बहुत सी चीजें मिलने वाली है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अंदर मैं कुछ सेक्शन के अंदर लेके आने वाला था, बट क्या कर सकते हैं, अब लाइव नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं। बट अपन जिस हिसाब से मैं आपसे, अगर जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ वैसे ही सोचना कि ये लाइव चल रहा है। कमेंट्स सेक्शन के अंदर बात करते रहना कि भैया हाँ, भैया समझ में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और टाइम सेगमेंट के अंदर भैया समझ में आ गया, जब मैं पूछूं तो उस टाइम सेगमेंट के अंदर हाँ भैया समझ में आ गया, तो बताते रहना, ताकि इससे क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और आपको लगेगा कि आप रियल क्लास में बैठे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द शक्ति के बारे में, कि भैया शब्द शक्ति होती क्या है, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द शक्ति के प्रकार क्या है, और शब्द शक्ति होती समझ में आती है, शब्द शक्ति का क्या काम होता है। तो शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनो, जब भी मैं कोई वाक्य में कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज कह रहा हूँ, तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो उस सेंटेंस को समझने के लिए। उस चीज को समझने के लिए जो आप अपनी शक्ति का यूज कर रहे हैं, उसे ही शब्द शक्ति की परिभाषा कहते हैं। अब अगर मैं इसको डिटेल में बोलूं, तो शब्द शक्ति की परिभाषा है कि व्याख्या में प्रयुक्त छिपे हुए शब्दों का अर्थ जानने के लिए बुद्धि द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। तो आपको ये पता चल गई होगी कि शब्द शक्ति होती क्या है और हमें क्या काम आती है। अब जैसे दो एग्जांपल्स हैं, कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, और दूसरा सेंटेंस है तथा सुमित्रा की बहू तो गाय है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है जिसमें गाय का यूज हो रहा है। अब इसमें क्या समझ में आना चाहिए भैया, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, मतलब कि यहाँ पे रमेश की गाय की बात हो रही है कि 5 किलो दूध रमेश की गाय देती है। वहीं अगर मैं बात करूं सुमित्रा की बहू तो सुमित्रा की बहू तो गाय जैसी है, इसका क्या मतलब है कि सुमित्रा की जो बहू है वो गाय जैसी है, मतलब इसका नेचर, जो बहू का नेचर है वो गाय जैसा है। उसका जो नेचर है वो शांत है, अच्छा, ज्यादा नहीं बोलती है, सामने जवाब नहीं देती। तो उसका नेचर की बात हो रही है, जिसका मतलब है कि सुमित्रा की बहू गाय जैसी है। तो इसमें अपन ने दोनों सेंटेंस में क्या समझा, कि इन दोनों सेंटेंस में हमने ये चीज देखी कि इन दोनों सेंटेंस में शक्ति, या अपना दिमाग लगा के अपन ने समझने की कोशिश करी, तो उसे अपन कहेंगे शब्द शक्ति। तो आपको ये पता चल गया होगा कि शब्द शक्ति होती क्या है। अब बात करते हैं भैया शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से भैया, वाचक शब्द शक्ति, लक्षक शब्द शक्ति और व्यंजक शब्द शक्ति। कौन कौन से भैया, वाचक शब्द शक्ति, लक्षक शब्द शक्ति और व्यंजक शब्द शक्ति। ठीक है, अब उसके बाद में शब्द शक्ति के अर्थ और शब्द शक्ति क्या यूज होती है उसमें। वाचक शब्द शक्ति, इसमें वाच्यार्थ या मुख्यार्थ जैसे शब्द का इसका अर्थ होता है। और इसमें जो शब्द शक्ति निकलती है वो अभिधा शब्द शक्ति निकलती है। कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति निकलती है। वहीं अगर मैं बात करूं लक्षक शब्द शक्ति का, तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ, और यहाँ पे जो शब्द शक्ति निकलती है वो है लक्षणा। क्या निकलती है भाई, लक्षणा। वहीं अगर मैं बात करूं व्यंजक का, तो व्यंजक में कौन सी निकलती है, व्यंग्यार्थ या व्यंजना शब्द शक्ति निकलती है। तो अपन ने यहाँ पे जो चीज समझी कि यहाँ पे 3 प्रकार की शब्द शक्ति है, और उनके 3 प्रकार के कौन कौन से टाइप्स हैं अपन ने समझ लिए। ठीक है, क्या भाई, भैया आपने ये 3 टाइप हमें बता दिए। अब बात करते हैं वाचक शब्द शक्ति का क्या मतलब होता है और उससे क्या चीजें अपन समझ सकते हैं। अब एक बात समझो, जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है, जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है उसे हम वाचक शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तथा वाचक शब्द से निकलने वाला वाच्यार्थ
कहलाता है। ठीक है, वाच्यार्थ कहलाता है। अब नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे ने, वाच्यार्थ मुख्यार्थ और अभिद्यार्थ के अन्य की अर्थ की कल्पना की नहीं जा सकती और इनका अर्थ संकेतित के आधार पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है इस बच्चे ने, बहुत अच्छे नोट्स हैं। जिसने भेजा, मैं कुमकुम ने भेजा, आई गेस कुमकुम, जिसको ने आप, अगर आपका नाम है या जो भी नाम है प्लीज कमेंट करना, मैं आपका पिन करूंगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं। कौन कौन से भैया? गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, इसमें क्या मुख्य अर्थ निकल रहा है कि बहुत सुंदर है क्या? गुलाब का फूल। यहाँ पे सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। दूसरे सेंटेंस में क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे मुख्य अर्थ निकल रहा है। तीसरे नंबर में गाय घास चर रही है, क्या चर रही है भाई? घास चर रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या भैया? लक्ष्य शब्द शक्ति या लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति। जिस शब्द से लक्षण के आधार पर अर्थ निकलता है उसे लक्षक शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये बात मैं कहूं कि तुम सभी तो बहुत अच्छे हो, या मैं कहूं तुम सभी मेरे प्यारे भाई बहने हो, भाई भाई और बहन हो। अब यहाँ पे क्या चीज पता चल रहा है कि भाई सार पता चल रहा है, या लक्ष्य पता चल रहा है, लक्षण पता चल रहा है कि तुम सभी क्या हो? अच्छे हो। अब यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे मोहन तो गधा है, तो मोहन क्या है? गधा है। यहाँ पे अगर कोई कमेंट सेक्शन में मोहन है तो ऑफेंड मत होना, मैं तेरा, तू मेरा बड़ा भाई, मतलब तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे को नहीं कह रहा, एग्जाम्पल में कह रहा हूँ। सारा घर मेला देखने गया है, यहाँ पे सारा घर कहाँ गया है? मेला देखने गया है। वह लड़का तो शेर है, क्या है? शेर है। और जो लड़का अपनी बहनों की रक्षा करता है वो शेर है। तो यहाँ पे क्या है? शेर कौन है? जो बहनों की रक्षा करता है। इसमें क्या पता चल रहा है? लक्षण पता चल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लक्षक शब्द शक्ति का मतलब पता कर लिया। अब यहाँ पे क्या है? जिन वाक्यों से शब्दों के मुख्य अर्थ निकल छोड़कर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा सकता है उन्हें लक्ष्यार्थ कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजक और व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति। देखो, जिस शब्द से व्यंग्यार्थ है उस व्यंजक कहते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपनी स्थिति या प्रसंग घटना अनुसार ग्रहण किया जाता है उसे व्यंग्यार्थ कहलाते हैं। जैसे संध्या हो गई वाक्य का अर्थ है चरवाह के घर लौटना, पुजारी के लिए कहे समय का अनुमान लगना, और कोई स्त्री अर्थ लगी गाय का दूध निकालने का समय हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? संध्या हो गई, इसमें क्या है? वाक्य का अर्थ है, इसमें ये कहने का मतलब जा रहा है कि भाई संध्या हो गई तो इसमें क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई चरवाहों के घर लौटने का समय हो गया, पुजारी के लिए पुजारी का समय हो गया, स्त्री अर्थ लगी गाय का दूध निकालने का समय हो गया। तो ये सारी चीजें एक सेंटेंस में आ गई, जिसको अपन क्या कहेंगे? व्यंजक शब्द शक्ति कहेंगे। अब शब्द शक्ति के भेद तीन प्रकार के होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होते हैं। शब्द अब अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द का अथवा वाक्य के मुख्य अर्थ के प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, वापस रिपीट हुई हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का भी अपना पता चल गया कि लाल पगड़ी जा रही है, लाल, अच्छा, बाजार में एक जादू है, मतलब जादू कहाँ है? बाजार में है, मतलब ये लक्षण बता रही है। ठीक है, और रुद्री लक्षणा, ये अच्छा, लक्षणा के शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं, रुधि लक्षणा और प्रयोनित लक्षणा। तो देखो, इतने चीजें डिटेल में तो नहीं पूछी जाती हैं कि ना आप ये सोचो कि भैया आप एग्जाम के अंदर क्या ये जो चीजें हैं इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, नहीं, इनके नहीं पूछी जाएगी। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकते हैं और एमसीक्यू के अंदर आने के चांस है, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ये इसकी सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब व्यंजना शब्द शक्ति, जब किसी शब्द का अर्थ अब अभिधेय से प्रकट होता है, ना लक्षणा से, ना बल्कि और ना अन्य प्रकट होता है, तो वह व्यंजना शब्द शक्ति है। अब अपन ने ये व्यंजना पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन प्रकार की थी, अपन ने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पे मेजर जो चीज है अपन वो पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। क्या भैया? अलंकार पढ़ेंगे। और ये दाई, मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपको। अगर आप अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो ना, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर ये सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर कैद करना चालू कर देना चाहिए, या कहूँ आपका सारा सारा अटेंशन यहाँ मेरी आंखों के सामने हो जाना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है।
तो अलंकार का क्या मतलब होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से शब्द हैं भैया? अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है सुंदरता या शोभा, और कार का मतलब है करने वाला। मतलब कि जिस भी कोई सेंटेंस के अंदर या किसी चीज के अंदर सुंदरता या शोभा बढ़ा देता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के मेजर जो तीन प्रकार होते हैं। अब परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ये अपन ने चीज देख लिया। अब मेजर जो आपको क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कोई पंक्ति दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या अलंकार है, कौन सा अलंकार है, ये आप हमें बताइए। ठीक है, तो आपको ये चीज पहचाननी या पहचान करनी आनी चाहिए कि अलंकार किस प्रकार के होते हैं और क्या चीजें होती हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जब शब्द जब अलंकार का चमत्कार, सुंदरता शब्द या वर्णन में निहित होता है, तो वहां शब्द अलंकार होता है। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, विकृति, पनुरिप, प्रकाश आदि शब्द अलंकार है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा गया उधर, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अभिक्या, वा पाए बोराए जग, या खाए बोराए। तो यहाँ पे जो है शब्दा अलंकार है, मतलब बार बार शब्दों की जो सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे शब्दा अलंकार आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी। यहाँ पे कनक कनक ते ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, वैसे ही क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तत्वर बहु छाए। तो यहाँ पे क्या आ गया? शब्द अलंकार है। यहाँ पे त यहाँ पे जो बार बार आ रहा है, इसे अपन शब्द अलंकार या अनुप्रास अलंकार भी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अनुप्रास या शब्द अलंकार कहेंगे। दूसरे मतलब का है अर्थ अलंकार। ठीक है, अब ये अर्थ अलंकार वो होते हैं जब कोई भी शब्द जिससे कोई भी अर्थ या अपने को कहें शब्द का स्थान निहित होता है, वो उन्हें अपन अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे जब अलंकार का चमत्कार शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विधो, रस आदि अलंकार होते हैं। उदाहरण क्या है? उदती उदय गिरी मंच पर रघुवर, बाल पतंग बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे क्या है कि इस अर्थ का मतलब बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अर्थ अलंकार आएगा। मतलब कि शब्द किसी किस व्यवस्था है, क्या अवस्था है, सारी चीजें बताई जा रही है, तो इसमें क्या आता है? अर्थ अलंकार आता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे से ये चीज पूछ रहे हैं, तो आपको एक चीज बात याद होनी चाहिए कि जो अलंकार है, आपको अभी जैसे ही ये आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आपको सारे के सारे अलंकार को एक जगह लिखना है। उनकी पहचान कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भैया किस हिसाब से इनकी पहचान की जाती है, तो आपको ये चीजें आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि कल के एग्जाम में ये कंफर्म क्वेश्चन है। क्या है भैया? कंफर्म क्वेश्चन है, तो ये चीज मिस मत करना। उसके बाद में बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अभी वही बात है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में। यहाँ पे क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पे जहां वाक्यों में वर्ण की आवर्ती एक या एक से अधिक बार होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की बारे पता चल गया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, अब उसके बाद में अपने यहाँ पे बाकी और भी प्रकार के अलंकार हैं, तो आपको ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ। यमक अलंकार इंपॉर्टेंट है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, आपको दो प्रकार के अलंकार यमक के होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, अभग यमक अलंकार और सबक यमक अलंकार। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उपमा, श्लेष अलंकार, ये आगे इसमें और आएंगे। ठीक है, डिटेल में आपको मैं सारी चीजें मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, तो आपको एक बार अलंकार अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। जो मेजर मेजर थे वो मैंने आपको बता दिए। अब भैया क्या आते हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं भैया? तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द, जो कि आपके कंफर्म्ड क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ पारिभाषिक शब्द जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको जो है ये चीजें अच्छे से देख लेनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। तो अपन एक बार पारिभाषिक शब्द को देख लेते हैं, आ जाओ।
तो मैंने यहाँ पे जो है सारे के सारे पारिभाषिक शब्द एक जगह लेके आ गया हूँ, और जितने बच्चे समझदार होंगे उनको पता है कि मैंने कहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो कमेंट में ऐसे चूचा चूचा मत करना कि भैया आप लेके आ गए, आप कहाँ से लेके आए, ऐसे वैसे जो भी चीजें आपको पता है। स्टूडेंट की हेल्प होनी इंपॉर्टेंट है, ना कि रिसोर्स से हेल्प होनी जरूरी है। ठीक है, जहां से इंपॉर्टेंट था उठा के लेके आ गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पे पारिभाषिक शब्द जैसे क्या होते हैं। एबिलिटी का क्या पारिभाषिक शब्द है? योग्यता। एकेडमिक, शैक्षणिक। एडजर्न, तथ्य। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होते हैं? प्रशासन। एप्लीकेंट को बोलते हैं आवेदक। अपॉइंटमेंट को नियुक्ति। अपीयर्स को बकाये। एनुअल को वार्षिक। असेट्स को परिसंपत्ति। बेंच को न्यायपीठ। बिलेटरल को दीपशिख। ब्लूप्रिंट को रूपरेखा। बॉन्ड को बंद पत्र। बॉडी को निकाय। कैबिनेट को मंत्रिमंडल। कैंडिडेट को उम्मीदवार। केस को प्रकरण। सेंसस को जनगणना। उसके बाद में कमीशन की बात करते हैं। कमीशन को अपन बात करते हैं, कमीशन का है आयोग। कॉन्फिग्रेडम का शुद्धि पत्र। काउंटर फॉइल का दूसरी प्रति। अलाउंस का भत्ता। डीड का विलेख। और उसके बाद में और भी है। एब्सेंस का है अनुपस्थिति। एक्शन का है कार्यवाही। एडजस्टमेंट का है संयोजन। अपेंडिक्स का है परिष्टि। अपॉइंटी का है नियुक्ति पत्र, नियुक्ति विक्त। अप्रूवल का है अनुमोदन। फिर अक्यूज का है अभियोग लगान। एसेंट का है अनुमति। बेसिक प्ले का है मूल वेतन। और बिब्लियोग्राफी का है संदर्भ ग्रंथ सूची। बिल का है विदेश। बोर्ड मंडल। और बोनस का बात करें तो अभिलांश, ब्रीफ, संक्षेप, केडर और स्वर्ग। अब ये भैया आप बार बार रिपीट ही करोगे, हम पढ़ लेंगे इससे बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, जब मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा तब आप पीडीएफ की फॉर्म में अच्छे से इन चीजों को देख लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं निविदा, आलेख सूचना, अधिसूचना, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया है एक बार देख लेते हैं, कितना टाइम रिकॉर्ड होता है। अच्छा, 18 मिनट हुए हैं। चलो, 18 मिनट के अंदर अपन ने अच्छी चीजें देख ली हैं। उसके बाद में बात करते हैं निविदा का प्रारूप। निविदा का प्रारूप आपको याद होना चाहिए। निविदा का प्रारूप से मतलब है फॉर्मेट, किस हिसाब से पूछी जाती है। ठीक है, निविदा का प्रारूप, एक सेकेंड। ठीक है, एक तो ये सेट करना जरूरी होता है, ये बार बार नीचे नीचे नीचे। ठीक है, निविदा का प्रारूप। विभाग का नाम। अभी तक जितने, हाँ भाई, जितनी चीजें अभी तक समझ में आ गई, मतलब अभी तक अपन ने क्या कर लिया? पारिभाषिक शब्द और अलंकार और शब्द शक्ति। तो एक बार जितने बच्चों को अलंकार, शब्द शक्ति और पारिभाषिक शब्द आ गया, तो आप ये तीनों लिख के यहाँ पे टिक 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 करके व्हाइट वाला दिल जरूर भेजना, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने बच्चों को पता चल गया। या अगर डिटेल, अगर शॉर्ट में भेजना है तो व्हाइट वाला दिल भेज देना, ताकि मुझे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अभी निविदा के बारे में। निविदा के बारे में बात करते हैं। निविदा का प्रारूप क्या होता है? आपको ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे विभाग का नाम आता है। ये जिस भी बच्चे ने भेजा उसका शुक्रिया। ठीक है ना, विभाग का नाम आता है। फिर उसके बाद में निविदा सूचना संघ, या तो सूचना नंबर, मतलब कब निविदा लगाई गई है। फिर दिनांक, यहाँ पे दिनांक आती है। फिर निविदा, और फिर विषय स्रोत, ये आपको चीज है। और उसके बाद में पहले लिख के, दो चार लाइन लिख के, उसके बाद में आपको ये टेबल जो है बनानी होती है, जिसमें समान विवरण का क्या है, अनुमानित राशि लाखों में या जो भी हजारों में, ग्रोही राशि हजारों में, निविदा पत्र, प्रपृत शुल्क, सॉरी, है ना, और समय सीमा कब तक है। आवश्यक शर्तें आपको लिखनी है 3 ये पॉइंट में। फिर हस्ताक्षर और नाम और पद, ये आपको जो है मेजर इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मेट कहूं, या आपको प्रारूप जो है अच्छे से रटा होना चाहिए, कि भैया ये चीजें तो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कह दिया। ठीक है, क्योंकि कल के पेपर में आने वाला है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं। ठीक है, ये निविदा का ही है, जिसके अंदर पहले देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम। फिर उसके बाद में क्रमांक, लेखा निश्चित, ये आपको पूरा का पूरा डेट शीट का जो कब क्रमांक है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा दिनांक, क्या है दिनांक, कौन सी तारीख को जो है निविदा लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद में निविदा संख्या, आपको निविदा संख्या जो है दिखाई दे देगी। ठीक है, सॉरी, अपन बात कर रहे थे राज्य, ये स्कूल का नाम, उसके बाद में क्रमांक, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में निविदा संख्या। उसके बाद में आपने देखिए 3 से 4 लाइन में लिखा गया है कि अद्वितीय द्वारा निम्न विवरणानुसार खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
जो निर्धारित तिथि का दोपहर 2 बजे तक प्राप्त हो जाएगी और उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खेल खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा दुराहर राशि की रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाय के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। तो आपको ये यहाँ पे इस प्रकार पूरा का पूरा वो टेबल लिखी जाएगी। देखिए विवरण है, अनुमानित राशि है, धरोहर राशि है, निविदा खेलन की तिथि कब तक है, प्राप्त शुल्क क्या है, ये भी नोट करें। आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। लास्ट में हस्ताक्षर और प्रधानाचार्य और लास्ट में आप ये लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है कि तुम इतना वो अच्छे से नहीं देख पा, तुम्हें ऐसा थोड़ा सा वो होता है ना एनर्जी वाली फीलिंग, जिस हिसाब से अपन लाइव के अंदर करते हैं। अब यही चीज होती है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ड्यूरेशन कम हो जाएगा आपका, एक चीज का होगा कि हेल्प की ड्यूरेशन कम हो जाएगा, बट मुझे भी थोड़ी सी वो तुम्हारी जो फीलिंग है ना कि जिस हिसाब से लाइव में अपन अभी मैं पूछता कि हाँ भाई आया नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो चीज अभी मिस लग रही है। और यही चीज होती है कि भाई चीजें जब नहीं चल पाती तो ये होती है छोटी चीजें। हम जब अभी इस लेवल पे हैं, कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब हम सारा सेटअप लेके बैठेंगे ना तब मजा आएगा। उसके बाद में बात करते हैं भाई अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना के बारे में अपने को ये चीज है कि जैसे अधिसूचना लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद में किसको लिख रहे हैं, राजस्थान सरकार को लिख रहे हैं, कौन से विभाग को लिख रहे हैं वो, फिर सचिवालय जयपुर ये आपको लिखना है। उसके बाद में क्रमांक, कौन से क्रमांक में वो लिख रखे हैं, दिनांक लिख दी है। उसके बाद में आपको पूरा का पूरा जो बॉडी कहें या आपको इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आपको लिखना है। हस्ताक्षर और नाम और उसके बाद में उपाध्यक्ष जिसको आप लिखा है, ठीक है ना, ये आपको जो सचिव जिसने लिखा है, ठीक है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। निविदा और अधिसूचना एक क्वेश्चन के अंदर और के अंदर पूछा जा सकता है, मतलब अथवा के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया और मैं आप सभी से जितने बच्चे अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो लाल वाला दिल जरूर भेजना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं निबंध के बारे में। भैया निबंध आप लेके आते तो मजा आता, बट मैं आपसे देखो निबंध में आपको जब टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो वो तो रट के चले जाना। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के नहीं लाया हूँ, मैं बस आपकी प्रैक्टिस कराने वाला था, बट आप कोई बात नहीं। एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन छुप तो नहीं रही है। ठीक है। निबंध के बारे में बात करते हैं। निबंध के अंदर तीन जनरल फॉर्म ये है कि आपको चले तो भाई भूमिका, भूमिका क्या होता है, इंट्रोडक्शन या कहे स्टार्टिंग जो चीज होती है ना वो भूमिका कहलाती है। जब भी और आपने बहुत सी चीज देखी होंगी, लाइक आपने जब आप अपनी कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपने उसमें स्टार्टिंग की चीजें बहुत सी चीजें देख रखी होंगी, पर मैं उनसे थोड़ा सा अलग होकर आपको बस समझाना चाहता हूँ कि किस हिसाब से निबंध को लिखा जाता है और आपको क्या चीजें दिमाग में रहनी चाहिए तो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम ना आएगी। सबसे पहले भाई भूमिका। भूमिका से क्या मतलब है कि जो विषय से जुड़ा सामान्य परिचय दे, मतलब कि स्टार्टिंग की जो लाइन होती है ना, जो स्टार्टिंग में जो विषय से जुड़ा सामान्य परिचय, एग्जाम्पल स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है वो दे रही है, उसे अपन भूमिका के अंदर लिखेंगे। स्टार्टिंग 3-4 लाइन जो होती है, ठीक है। यदि कहावत या उदाहरण से शुरुआत करेंगे तो प्रभाव बढ़ेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कभी भी भूमिका लिख रहे हैं या इंट्रोडक्शन या कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो कोई भी चीज स्टार्टिंग उदाहरण से दिखे ना, तो वो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तीसरा, भूमिका से दिशा की संकेत मिलना चाहिए, मतलब कि इससे ये पता चलना चाहिए कि आप जो है निबंध के अंदर क्या क्या चीजें बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं विषय का विस्तार, ठीक है। दूसरा नंबर का पॉइंट ये होता है कि विषय का विस्तार बात करते हैं। एक मिनट देखने दो, स्क्रीन नहीं कट रही ना, हाँ नहीं कट रही। विषय का विस्तार में आता है कि भाई विषय के कारण क्या भाई प्रभाव है, उदाहरण से और समाधान को विस्तार में समझाइए। मतलब कि आपको ये 3 से 4 पैराग्राफ लिखने हैं और वो पैराग्राफ एकदम जो है पॉइंट्स में होने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो आपकी इस चीज के अंदर आपका जो कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या प्रभाव है, उदाहरण क्या है, समाधान क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए 3-4 पैराग्राफ में। और संतुलित दृष्टिकोण से रखें। जैसे कोई अच्छी चीज है, जैसे कोई अच्छा पॉइंट है, कोई अच्छा त्योहार है, उसके ऊपर आ जाता है, तब भी आपको जो है इस हिसाब से लिखना है कि भाई जब बॉडी के अंदर हो ना तो उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी भी दिखानी है, अच्छी चीजें भी दिखानी है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में संतुलित दृष्टिकोण रखें। क्या है भाई, संतुलित दृष्टिकोण रखें। उसके बाद में भाई निष्कर्ष जो कि है लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन से यह बात पता चलनी चाहिए 3-4 लाइन में कि आपको पूरे निबंध का सार प्रस्तुत करें, मतलब कि पूरा निबंध क्या कुछ चीजें हैं, सारी चीजें आपको
सार में प्रस्तुत करनी है कि भाई क्या निबंध है, ठीक है। उसके बाद में सकारात्मक सोच के साथ में इस चीज को खत्म करें, ठीक है, कि पॉजिटिव सोच के साथ में कि हाँ भाई अब जो भी है एट द एंड ये मतलब खत्म करते टाइम ऐसा लगना चाहिए कि भाई बहुत अच्छी सोच के साथ में मतलब सकारात्मक सोच के साथ में इसने खत्म करा। लास्ट पंक्ति में प्रेरणादायक पंक्ति या नारा जरूर लिख के जाए, जिससे क्या होगा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके जितने भी नंबर का वो होगा ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि निबंध लिखते टाइम ये जो मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूं इनको हमेशा दिमाग में रखना और आप मिस मत करना। उसके बाद में बात करते हैं भैया कुछ कवि परिचय का प्रारूप। ये मैं जो भी पीडीएफ देखो, जो भी नोट्स वगैरह है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरे स्टूडेंट्स ने ही भेजी है। किसने भेजी है भाई? मेरे स्टूडेंट्स ने भेजी है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स सॉरी मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहनों ने भेजी है, ठीक है। तो उन्हीं को ही है, उन्हीं का ही, उन्हीं के बदौलत मैं आज इतना अच्छे से क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि वो हैं तभी मैं हूँ वो उनके कारण मैं नहीं हूँ, वो मेरे कारण मतलब क्या कहना चाहता हूँ, उनके कारण मैं हूँ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, ठीक है ना। तो अभी तक जितने बच्चों को समझ में आ गया भाई, 25 मिनट के अंदर हमने बहुत सी चीजें जो है कवर कर ली हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई कवि परिचय का प्रारूप। मतलब कितने भी कोई भी कवि है, कोई भी लेखक का मैं जितने भी कवि परिचय है ना, जितने भी सारे के सारे उनका सभी को एक जगह भी लिख के लाऊं, ये भी मेरे स्टूडेंट की देन है, ठीक है। विशेष, यदि कवि परिचय आता है तो उसका फॉर्मेट या प्रारूप में कवि का नाम, जन्म स्थान याद हो तो जन्म तिथि लिखें, साथ ही ये 2 से 3 रचना का उल्लेख भी करें। अब देखो भाई ये जो चीज है ये फॉर्मेट लेके आ गया है, इसके अंदर जो है कवि परिचय का प्रारूप है। अब जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स है इधर आओ, देखो भाई कवि परिचय का प्रारूप, अगर कोई भी लेखक परिचय, जैसे कि कोई भी लेखक है या कवि का नाम है, पहले तो आपको लेखक परिचय लिखना है कि लेखक है, कवि का नाम ये आ गया। फिर डैश मतलब लेखक का नाम है, कवि का नाम। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि या लेखक हैं जिनके जिनका जन्म, आपको जन्म याद होना चाहिए। अब मैं ये चीज भी आपको एक जगह, ये सारी चीजें मैंने आपको एक जगह लेके आ गया हूँ, ठीक है। भारत में हुआ, उनकी रचनाओं से सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और प्रकृति के प्रति गहरी अनुभूति झलकती है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है, जो पाठकों को गहराई तक छूती है। उनकी लेखनी में सामाजिक संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं और भारतीय जीवन के विविध पहलू को सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने समाज की विडंबनाओं, शोषण और अन्याय के को अपनी कविताओं से बखूबी उकेरा। उनकी रचनाएं पाठकों के मन, प्रेरणा, उत्साह जगाती है। फिर उसके बाद में जन्म और प्रारंभिक जीवन। अब आपको जो है ये चीज याद होनी चाहिए, लेखक का, कवि का नाम। का जन्म भारत में एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण और गहरी प्रवेश दोनों में हुई, जिसमें उनका व्यक्तित्व और लेखन पर गहरी छाप छोड़ी। बचपन से ही उन्होंने पढ़ने और लेखक का शौक था, जो बाद में उनकी उत्साहिक साहित्य यात्रा का आधार बना। लेखन क्षेत्र, अब आपको यहाँ पे लेखन क्षेत्र लिखना है। लेखक या कवि ने कहानियां, कविताएं, उपन्यास और निबंध लिखे हैं। उनकी रचनाएं मानवीय जीवन के संघर्ष, प्रेम और समाज के विभिन्न आयनों को उजागर करती है। उनकी भाषा सरल, प्रभावनीय और पाठकों को जोड़ने वाली होती है। अब ये चीज आपको याद रखनी है। मुख्य कविताएं, कम से कम 3 के नाम जरूर लिखें, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सम्मान और उपलब्धियां, क्या क्या क्या, कम से कम 3 याद रखनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ये जो लेखन शैली और विशेषताओं भी है, समान और लेखक कवि की साहित्य योगदान के लिए कई पुरस्कार से नवाजा गया है, जैसे ये उनकी रचनाएं में। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट या प्रारूप आपको जो है याद रखना है। आपको ये अगर आप ये याद रखोगे तो देखो भाई कोई सा भी कवि, कोई सा भी परिचय आपको कोई भी मिसिंग नहीं होगा। अब मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, अब मैं इस चीज का भी सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जैसे ये रहा। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास है, इनका जन्म आपको 1532 से 1623 तक इनका जन्म हुआ था। स्थान इनका बाडा राजपुर, ठीक है। अब उनको पुरस्कार नहीं लिख रखा। काल क्या है? भक्ति काल के अंदर है। इनकी रचनाएं ये है। अगर आपको ये 3 चीजें भी ये सारी चीजें याद है, तो अगर आप इनके अंदर बस यहाँ पे जो है ऐड कर दो, तो यहाँ पे अगर इनमें ऐड कर दो, तो क्या आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे? फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे भाई। यही तो स्मार्ट वर्क है।
यही तो स्मार्ट वर्क है। एक फॉर्मेट याद कर लो, बाकी जितनी भी ये चीजें हैं ये चीजें याद रख लो बस। हरिराश क्या नाम है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, अब इलाहाबाद में इनका ये था, स्थान ये था, और इनकी ये उपलब्धियां नहीं लिखी हुई, ये ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ 1911 में, देहरादून इनका स्थान था। अब इनकी जो इनको उपलब्धियां हैं, साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान सहित अन्य अनेक पुरस्कार, ये चीजें हैं हो गई, और यहाँ पे इनकी रचनाएं हो गई। तो भाई ये भी बच्चे ने सारी जगह एक जगह लिख के ला के दे दी है। तो आप यहाँ से सारी चीजें नहीं लिख सकते? बोले हाँ भैया लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक और चीज का क्या हो गया, सॉल्यूशन, जो कि कवि परिचय का आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कवि परिचय का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। एनर्जी की कमी है बस। अगर अगर जब मतलब मेरे को तो अभी थोड़ा सा भी मेरा तो सही में, मैं तो वो हो रखा हूँ, उस जोन में हूँ भी, लाइक कि स्ट्रीम कैसे नहीं चली, मतलब होता है ना लाइव वाली। तो वो थोड़ा सा मुझे दिल दुख रहा है मेरा, कि मैं पूरा कल से प्लान करके बैठा था, बट आप सभी, मुझे जानता हूँ आप सभी का प्यार बहुत तगड़ा है। कमेंट अच्छे करना है ना, तभी मुझे को थोड़ी मोटिवेशन मिले यार। ठीक है, आपको ये सारे के सारे अब विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अब यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, जो आपको ये चीजें है ना एक बार पढ़ लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन कंफर्म्ड क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए, बिकॉज ये शायद से एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। कि एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं? कि संदेश को भेजने के लिए जो शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भाषा में एक प्रकार का कटु चिन्ह या कोड है। ठीक है, तो इसे एनकोडिंग कहा जाता है। तो आपको ये चीज याद नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैक्स, फ्लेस क्या विषय है, तो ये आपको चीज याद होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक, अब मैं बार बार ये बस, पता है क्या होता है, अब मैं रीड करूंगा तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोरियत ही आएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे सेशन चलता और मैं रीड करता तब तो मजा भी आता कि हाँ भैया साथ साथ में हम भी पढ़ रहे हैं। बट अब वही बात है, आप मेरे को सुन रहे हो। ठीक है, अब गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, और ये एक बच्चे ने भेजा जिनका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद में ये अपना कवि परिचय का जितना भी था सारा का सारा मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं भाई। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी भाई मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आया था, बट क्या ही कर सकते हैं अब, बहुत ज्यादा दिल दुख रहा है मेरा। ठीक है, सबसे पहले भाई क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है? तो आपको ये याद रखनी कि मधुशाला इनकी जो है प्रमुख रचनाओं में से एक आती है। प्रश्न नंबर 2, दिन जल्दी जल्दी डलता है गीत किस कवि का रचना है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत कौन से गीत संग्रह से लिखा गया है? तो उसका उत्तर है निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिखा गया है ये। प्रश्न नंबर 4, जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है? संसारिक उत्तरदायित्व, ये इसका तात्पर्य। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं दिख जाएंगे, और ये भी एक बच्चे ने ही भेजे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह लेके आ गया हूँ। ठीक है, सो रिक्त स्थानों की भी यहाँ पे पूर्ति है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह आ चुके हैं। और मैं जिस हिसाब से उम्मीद करके आया था कि अपन लाइव में पूरा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, 1 डेढ़ घंटे के अंदर सारी चीजें अच्छे से और रिवाइज हो जाएंगी, और सारी चीजें यहाँ पे है। तो आप इस चीज को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ये सारे नोट्स मैं आपको जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और टेलीग्राम पे आपको जो है लिंक मिली जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो और दोस्तों से नहीं करवा रखा, तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। आप सब्सक्राइब करो और करवाओ। ठीक है, ठीक है, करवाओ और करो। ठीक है ना, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर मैथ्स की स्ट्रेटेजी या मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस के लिए। और ये मेरा शायद से आखिरी वीडियो होगा बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। और बायोलॉजी स्टूडेंट जितने भी मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी के लिए हम लोगों ने अलग से एक ग्रुप बना रखा है, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें करेंगे। सीयूईटी की क्लासेस आने वाली है, बायोलॉजी से रिलेटेड नीट से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है। तो ये देखो, ये चैनल ऑलमोस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा यही पूरा उद्देश्य है कि आप सभी एक अच्छी जगह पे जाएं और एक अच्छा कार्य आप जीवन में करें। तो आप सभी को इतना ही कहूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और करवाएं, और
आज सच में मैं जितने भी बच्चे उम्मीद लेके आए होंगे तो उन सभी को मैं पहले तो लास्ट में माफ़ी मांगूंगा यार कि अपन लोग चाहते थे कि अपन एक लाइव स्ट्रीम करें बट नहीं हो पाई। किस ये रीज़न क्या थे आप समझ पा रहे हैं, बट मैंने कोशिश करी कि अपन 1 डेढ़ घंटे के अंदर, या कितने मिनट हो गए, 1 सेकेंड, 35 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा एक बार रिवीजन कर लिया। मैं जानता हूँ कि अपन ने अभी तक वो किताबों का रिवीजन नहीं कर पाया, क्योंकि किताबों के अंदर आपको समरी और कहीं रिवीजन आपको अच्छे से करना है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से आपका अच्छा खासा जो है चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी भी बताई थी उस समय भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्ट्रेटेजी के अंदर भी कि अपन ने अपने को अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश अपने अच्छे अच्छे से हो सकते हैं। निविदा का प्रारूप अगर आपको अच्छे से याद है तो आपका हो सकता है। पत्र आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं, और निबंध अच्छे से आता है तो निबंध भी कर सकते हैं। बाकी बच्चे बस लिटरेचर वगैरह और व्याकरण तो मैंने आपको बता ही दिया, व्याकरण का पूरा इलाज हो चुका है आज। सो अगर आपको सारी चीज़ें अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एंड में यही बोलूँगा कि अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।